देखो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पूरा हो गया हमारा, उसके बाद है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना। लाइट रिएक्शन का था ना, कितने स्टेजेस में होती है बताओ। देखो क्या देखा था हमने, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो 2 स्टेजेस में हो सकता है। कौन कौन सी स्टेज, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक थी। नॉन साइक्लिक हम पढ़ चुके हैं, है ना। मतलब हमने 2 टाइप की ओवरऑल देखो, पहले फोटोसिंथेसिस में 2 टाइप की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन कौन सी, लाइट रिएक्शन। पहली रिएक्शन कौन सी है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। फिर लाइट रिएक्शन जो है उसमें क्या होगा, सिंथेसिस होगा, किस किस का, एटीपी का और एनएडीपीएच का। पर ये जो सिंथेसिस हो रहा है इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। पर ये 2 तरीके से होगा, एक तो साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कितने स्टेजेस में हो रहा है, 2 स्टेजेस में। कौन कौन से 2 स्टेजेस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के भी फिर कितने टाइप हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ना सिर्फ इन्वॉल्व होता है पीएस1। पीएस1 कितनी नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, 700। कितनी को ऑब्जॉर्ब करता है, 700 को ऑब्जॉर्ब करता है। तो जब 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्लोरोफिल एक्स या ए नोट। कौन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरोफिल एक्स या ए नोट। उसके बाद प्रेजेंट है हमारा आयरन सल्फर फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स, उसके पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन और फिर जाएंगे साइटोक्रोम B6F के पास। अब साइटोक्रोम B6F के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास। वहां भी साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन के पास ही गए थे। अब यहाँ क्या है कि प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं यहीं पे, हमारा जो PS1 है उसी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या हमें इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी कहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे और आ रहे हैं, जा रहे और आ रहे हैं, तो रिप्लेस बाहर से करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर की जरूरत है, नहीं है ना, क्योंकि वहां पे वाटर क्यों आया था रोल में, ताकि इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट हो सके। यहाँ ऐसी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो साइक्लिक है ना। तो क्या हुआ, सबसे पहले था हमारे पास PS1, है ना। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, PS1 भी और PS2 भी, लेकिन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है सिर्फ PS1, है ना। अब PS1 से इलेक्ट्रॉन गए किसके पास, क्लोरोफिल एक्स या ए नोट के पास। उसके बाद गए आयरन सल्फर फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स के पास। उसके बाद गए साइटोक्रोम B6F के पास और साइटोक्रोम B6F से गए प्लास्टोसाइनिन, PC होगा प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से वापस आ गए इलेक्ट्रॉन PS1 के पास। नो नीड ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब साइटोक्रोम B6F के पास जो इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। क्या बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। और प्रोटॉन ग्रेडियंट में क्या होता है, एडीपी की हेल्प से बनाया जाता है एटीपी। एडीपी की हेल्प से क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा। अब इसको देखते हैं पूरा। देखो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो होता है स्ट्रोमा लैमेले में। कहाँ होता है, स्ट्रोमा लैमेले में होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व होगा कौन, PS1। कौन इन्वॉल्व होगा, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे वाटर के फोटोलिसिस की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है वाटर के टूटने की। ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, नहीं हुई ना ऑक्सीजन कहीं भी इवॉल्व। ओनली एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। साइक्लिक वाले में सिर्फ क्या प्रोड्यूस हुआ है, एटीपी प्रोड्यूस हुआ है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन PS1 अब्सॉर्ब, कितने वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, 700 को अब्सॉर्ब करेगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑर्बिट में, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाता है PS1 के पास। इसीलिए हमें इसको क्या कहना पड़ेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकला और वापस से PS1 में ही आ गया, इसीलिए नाम क्या दिया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। But before electron is returned to PS1, it passes through ETS. वापस से इलेक्ट्रॉन PS1 में आए उससे पहले वो पास करता है ETS से। किससे पास करता है, ETS से। अगर तुम्हें याद हो, मैंने नॉन साइक्लिक जब पढ़ाया तब बताया था कि ETS का कौन सा कंपोनेंट
नॉन साइक्लिक के कंपोनेंट से मिलता है। ईटीएस का एक कंपोनेंट है जो नॉन साइक्लिक के कंपोनेंट से मिलता है, सिमिलर है। वो तो था वहां भी, यहां होगा साइटोक्रोम B6F। क्या बताया था? साइटोक्रोम B6F। देखो cytochrome B6F complex is comparable to cytochrome AA3 complex। cytochrome AA3 कहाँ प्रेजेंट था तुम्हारा? ETS में। कहाँ था? ETS में। तो जो ETS का cytochrome AA3 है उससे कंपेरेबल है कौन? cytochrome B6F। ठीक है, तो cytochrome B6F पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन आए हैं वो पहले कहाँ जाएंगे? ETS में। कहाँ जाएंगे पहले? ETS में। और ETS में क्या होता है? ADP से क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। ठीक है, in downhill journey during which energy is liberated, this energy is used to create proton gradient and when the proton gradient is broken ATP is produced। मतलब साइटोक्रोम B6F के लेवल पे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? ETS में। कहाँ चले गए? ETS में। ETS में गए तो वहां पे बना प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट बना तो जो जब ये प्रोटोन ग्रेडियंट टूटेगा तो ADP से बनेगा ATP। ठीक है, ATP बन गया हमारा। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होगा, लेकिन वो बैक्टीरिया जो एनऑक्सीजेनिक हो। एनऑक्सीजेनिक मतलब जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है? नहीं हो रही। ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही तो ये किसके अंदर होगा? ऐसे बैक्टीरिया में जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, लेकिन वो बैक्टीरिया होना चाहिए एनऑक्सीजेनिक। क्या होना चाहिए? एनऑक्सीजेनिक। इन प्लांट्स इट अकर्स व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इज लेस। प्लांट्स में ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ तब होगा जब CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दो केसेस में होता है। पहला तो कहाँ पे होगा? बैक्टीरिया में, लेकिन बैक्टीरिया होना चाहिए एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक ब्रैकेट है ये, क्या है? एनऑक्सीजेनिक। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स में कब होगा ये? जब CO2 की कंसंट्रेशन कम हो। बाकी टाइम पे कौन सा चलेगा? नॉन साइक्लिक। बाकी टाइम पे कौन सा चलेगा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इवॉल्व्ड अर्लियर देन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले जो डिस्कवर किया गया था वो था साइक्लिक वाला, बाद में डिस्कवर हुआ था नॉन साइक्लिक वाला। ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा था? फोटोसिंथेसिस कितने स्टेजेस में होता है? 2 स्टेजेस में। कौन कौन सी? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन 2 तरीके से हो सकती है, या तो नॉन साइक्लिक या होगी साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक नॉर्मली होता है, उसमें ऑक्सीजन भी निकलेगी, है ना? ATP भी बना था, NADPH भी बना था, लेकिन यहाँ पे क्या बना है? ATP बना है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं निकली। तो ये होगा बैक्टीरिया में, और प्लांट में तब होगा जब CO2 की कंसंट्रेशन कम हो। ठीक है, लाइट रिएक्शन कंप्लीट, यानी फोटोसिंथेसिस का पहला पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिया। अब फोटोसिंथेसिस की दूसरी स्टेज कौन सी है? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा? जो जो चीजें लाइट रिएक्शन में बनी है अब वो जाके डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, है ना? क्या क्या बना है लाइट रिएक्शन में? ATP बना है और NADPH, है ना? अब उनको यूज करना है डार्क रिएक्शन में। ठीक है, एक बार NCERT से देख लेते हैं। पॉज करना एक बार। देखो यहां तक ना NCERT हमने रीड कर ली थी। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिस्टम 2। द रिएक्शन सेंटर chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus। देखो होगा क्या कि जो फोटोसिस्टम 2 है, पहले कौन सा प्रेजेंट था? फोटोसिस्टम 2। अब फोटोसिस्टम 2 जो है उसके रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट है क्लोरोफिल A। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है? क्लोरोफिल A का एक मॉलिक्यूल होता है। तो फोटोसिस्टम 2 है पहले, उसका रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल A। अब ये क्लोरोफिल A अब्सॉर्ब करेगा कितनी वेवलेंथ की लाइट को? 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करेगा, जिसका कलर होगा रेड। कैसी लाइट को अब्सॉर्ब किया?
रेड लाइट को अब्सॉर्ब किया। अब इतनी लाइट अब्सॉर्ब होगी तो उससे निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिएक्शन सेंटर से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन सेंटर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना और फिर उसको आगे एक्सेप्टर को देना, है ना। तो रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन जो है अब निकाल दिए बाहर, और वो इलेक्ट्रॉन, अब देखो शुरू में क्या था? न्यूक्लियस था ना रिएक्शन सेंटर का। एटम है तो एटम का क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो वहां से इलेक्ट्रॉन अब दूर चला गया, दूसरे ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया और दूसरे ऑर्बिट में चला गया, ये बोला है। These electrons are picked up by an electron acceptor। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से निकले, इनको कौन एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, which passes them to an electrons transport system consisting of cytochromes। देखो हुआ क्या? ये था हमारा PS2 या PS1? PS2। शुरू में क्या होगा? PS2। PS2 जो है यहाँ पे क्या हो रहा था? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। जब इसके ऊपर लाइट पड़ी तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। किसको दे दिया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब ये लाइन देखो, एनसीईआरटी ने ना अलग से लिखा है कुछ कि ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने लिए हैं, ये इसको पास करेगा टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसको देगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? शॉर्ट फॉर्म बनाना, ईटीएस। क्या है? ईटीएस। ठीक है, मतलब जो ऊपर जितना ताम झाम हम पढ़ रहे थे ना, वो क्या था? ईटीएस। क्या था वो? इसका ईटीएस था। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, प्राइमरी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए और ये किसको दे दिए? ईटीएस को। मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था हमारा, वो कौन था? फियोफाइटिन। पहला कौन था? फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन के बाद जो PS1 है, PS1 के और फियोफाइटिन के बीच में जितना भी सिस्टम आ रहा था, वो क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या था वो? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। ठीक है, तो और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बना हुआ है? साइटोक्रोम्स का। किसका बना हुआ है? साइटोक्रोम्स का। इसको बना के बताऊंगी फिर से। अब देखो, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल। पहले इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हुई? डाउनहिल। यहाँ से यहाँ तक कैसे हो रही है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट? डाउनहिल, मतलब नीचे की तरफ हो रही है। इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ठीक है, किस तरीके से हो रही है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तरीके से या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म में बोलूं, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन? रिडक्शन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो उसका रिडक्शन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसका ऑक्सीडेशन। अब देखो, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका हुआ रिडक्शन, फिर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो डाउन हिल मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन रिडक्शन तरीके से या रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल में। ठीक है, the electrons are not used up as they pass through the electron transport chain but are passed on to the pigments of photosystem 1। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो क्या इलेक्ट्रॉन्स का कोई यूज किया था किसी ने? कोई यूज नहीं किया था, बस इलेक्ट्रॉन्स को हैंड ओवर कर दिया था। किसको? फोटोसिस्टम 1 को। किसको दे दिया? फोटोसिस्टम 1 को दे दिया। ठीक है, simultaneously electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer का and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential। देखो, जो PS1 है, PS1 कितने वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा? 700। इसने 700 की लाइट को ऑब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन्स को आगे दे दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब बताओ, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इससे इलेक्ट्रॉन लिए हैं, मतलब इसका रेडॉक्स पोटेंशियल इससे ज्यादा ही रहा होगा, है ना। इसका रेडॉक्स पोटेंशियल इससे ज्यादा रहा होगा, मतलब इसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा रही होगी, तभी तो उसने लिए है ना उससे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है PS1 से, तभी उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, these electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy rich NADP positive। अब इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर से डाउन हिल मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, और उन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा? NADP प्लस। कौन एक्सेप्ट करेगा? NADP प्लस। The addition of these electrons reduces NADP plus to NADPH plus H positive। अब अगर इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसका क्या हुआ है?
रिडक्शन, क्या हुआ इसका रिडक्शन, और रिड्यूस होके इसने क्या बना दिया NADPH प्लस H प्लस बना दिया, ठीक है। This whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 up to uphill to acceptor, downhill the electron transport chain to PS1, excitation of electrons transfer to another acceptor and finally downhill जहां से NADPH प्लस H प्लस बना, इसको क्या बोलेंगे Z स्कीम। बस बता दिया कि जो जो हमने पढ़ा है इसको पूरे को क्या बोलेंगे Z स्कीम बोलेंगे, ठीक है। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, इसको ऐसा क्यों बोला क्योंकि इसकी शेप कैसे दिखती है Z जैसे दिखती है, ठीक है। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, लेकिन ये शेप सिर्फ तब बनेगी जब सारे जो एक्सेप्टर हैं, सारे जो कैरियर हैं, उनको हम रखें अकॉर्डिंग टू देयर रेडॉक्स पोटेंशियल। किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, उनके रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग रखेंगे। बता दो एक बार फटाफट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताओ, पहले क्या होगा, क्या होगा पहले PS2 होगा। अब PS2 कितने लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर को, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहाँ था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारा पहला। ये मूवमेंट कैसी है, डाउन हिल या अपहिल, अपहिल। तो पहली जो मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, अपहिल मूवमेंट होती है। यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको देगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ETS को, किसको देगा ETS को देगा। ETS से ये क्या ETS में ये इलेक्ट्रॉन यूज हुए नहीं हुए, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास PS1 के पास, किसके पास जाएंगे PS1 के पास। ये कितनी लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली को। यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रिडॉक्स पोटेंशियल इससे ज्यादा है या कम, ज्यादा, ठीक है। और ये जो ETS है ये किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम्स का। किसका बना हुआ है, साइटोक्रोम्स का। यहाँ पे जितने भी साइटोक्रोम, जितने भी कंपोनेंट्स लिखे होंगे वो अरेंज्ड होंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीज्ड रिडॉक्स पोटेंशियल, है ना। और सारे अरेंज्ड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के तरीके से, ठीक है। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका रिडक्शन, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास NADP प्लस के पास। तो NADP प्लस का क्या होगा, रिडक्शन होगा और बनेगा NADPH प्लस H पॉजिटिव, ठीक है। शेप कैसी है इसकी Z जैसी, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया Z स्कीम बोल दिया। अब नेक्स्ट बताया गया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यू विड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली, कि PS2 को लगातार इलेक्ट्रॉन मिल कैसे रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लगातार सप्लाई कैसे कर रहा है। तो किसकी वजह से कर रहा है, बिकॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर के टूटने की वजह से। द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड। अब फोटो सिस्टम 2 जो इलेक्ट्रॉन दान करता जा रहा है तो उसके पास भी तो कहीं से आते होंगे ना, वो कहां से आ रहे हैं, वाटर के स्प्लिटिंग से आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। यूं भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, PS2 या PS1, PS2 के साथ जुड़ा हुआ है। The splitting of water is associated with PS2. Water is split into 2H positive, एक ऑक्सीजन का एटम होगा और साथ में क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है जो कि नेट प्रोडक्ट है, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस में कई सारी चीजें निकलती हैं, साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ से निकल गई ऑक्सीजन। नेट प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट। The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. photosystem 1 जो इलेक्ट्रॉन देता जा रहा है, photosystem 1 के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, photosystem 2 से आ रहे हैं। अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल लिए तो H पॉजिटिव कितने होंगे, 4, क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4, तो H पॉजिटिव कितने हैं, 4। ऑक्सीजन कितनी है, देखो आगे 2 है ना, तो ऑक्सीजन कितनी है, 1। ऑक्सीजन कितनी है, 1, और साथ में इलेक्ट्रॉन कितने निकले, 4, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with PS2.
which itself is physically located on the inner side of membrane of the thylakoid। बहुत इंपॉर्टेंट है कि PS2 जो है वो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के कौन से साइड पे होगा, इनर साइड पे होगा, और PS2 के साथ ही जुड़ा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो ये भी आ सकता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के कौन से साइड पे हो रहा है, इनर साइड पे। ठीक है, then where are the protons and oxygen formed likely to be released in the lumen or on the outer side of the membrane। कि जो ये ऑक्सीजन बनी है और जो ये प्रोटॉन है इनको सबको डालेंगे कहाँ पे, ल्यूमेन में डालेंगे या मेम्ब्रेन के बाहर की साइड डालेंगे। सारे जो प्रोटॉन थे वो कहाँ जा रहे थे, ल्यूमेन में। कहाँ जा रहे थे, ल्यूमेन ऑफ थैलेकोइड में जा रहे थे। ठीक है, PS2 कहाँ होता है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पे है ना, और PS2 के साथ ही जुड़ा हुआ है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि PS2 होगा थैलेकोइड की मेम्ब्रेन के इनर साइड पे। ठीक है, अब देखना है ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पूरा इन्होंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया। रोको एक मिनट इसको। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है नेक्स्ट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी है कि जो भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, उन सब्सटेंसेस से वो एनर्जी ले सकते हैं। उनसे क्या ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, और उस एनर्जी को स्टोर कर लेंगे बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। क्या है लाइन, कि कोई भी एक सब्सटेंस है हमारे पास और ये सब्सटेंस है ऑक्सीडाइजेबल। कैसा है ये सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस से एनर्जी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एनर्जी। कौन ले सकते हैं इससे एनर्जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस सब्सटेंस से एनर्जी ले सकते हैं जो कि ऑक्सीडाइजेबल है। अब इस एनर्जी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टोर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्टोर। किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, हाँ एटीपी की फॉर्म में, और उसको हम बोलेंगे कि बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेंगे। किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, बॉन्ड एनर्जी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें बताया भी था कि यहाँ पे जैसे शुगर है ना, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगा है। एटीपी में कितने बॉन्ड होंगे यहाँ पे, फॉस्फेट के 3। यहाँ पे एक फॉस्फेट है, तो दूसरा बॉन्ड बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए है ना। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इस सब्सटेंस से आएगी, ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से। ठीक है, यहाँ से एनर्जी ली, उस एनर्जी को स्टोर करेंगे यहाँ क्या बताया मैंने, बताना। ये बॉन्ड उसको जो भी एनर्जी होगी उसको बॉन्ड में स्टोर करेंगे, फिर जब वो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। इसी तरह एटीपी से एनर्जी निकलती है और वो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था इसी क्लास में। कोई भी एक सब्सटेंस था, वो सब्सटेंस कैसा था, ऑक्सीडाइजेबल। यहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने ली एनर्जी और उस एनर्जी को स्टोर किया बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में। बॉन्ड एनर्जी मतलब एटीपी में जो बॉन्ड बनते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड एनर्जी में किसकी बात हो रही है, एटीपी की। किसकी बात हो रही है, एटीपी की। एटीपी जो है इस एनर्जी को स्टोर करेगा अपने केमिकल बॉन्ड्स में। ठीक है, तो जो बॉन्ड बन रहे हैं ना फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में, वो बॉन्ड कौन से हैं, केमिकल बॉन्ड है। तो एटीपी इस एनर्जी को स्टोर करेगा अपने केमिकल बॉन्ड में। द प्रोसेस थ्रू विच ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation। phosphorylation का मतलब होता है ATP का बनना। क्या है phosphorylation का मतलब है, ATP का बनना। और ये ATP दो जगह बन सकता है, एनिमल्स में बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्लांट्स में बनेगा क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ATP के बनने की प्रोसेस का नाम क्या है, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। मतलब एटीपी बन सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या, फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो एटीपी का बनना, और फोटो मतलब
लाइट, फोटो मतलब लाइट, तो फोटो फोस्फोराइलेशन क्या होगा, एटीपी का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एटीपी का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और एटीपी बनेगा किससे, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहां से बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनेगा, ठीक है। When the two photo systems work in a series, पहले कौन आएगा, इधर ध्यान दो सारा, पहले कौन आएगा PS2, फिर कौन आएगा PS1। तो इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो, है ना। नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व थे, PS2 भी और PS1 भी। पहले कौन आ रहा था, PS2, पहले कौन आ रहा था, The two photo system are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme। अब नॉन साइक्लिक में क्या था, PS2 था और PS1 था, वो दोनों आपस में कनेक्टेड थे, किसके थ्रू, ETS के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्टेड थे, ETS के थ्रू। तो इसमें PS2 PS1 दोनों ETS से कनेक्टेड होते हैं। Both ATP and NADPH plus H positive are synthesized by this kind of electron flow। नॉन साइक्लिक से दो प्रोडक्ट हमें मिल रहे थे, कौन कौन से दो प्रोडक्ट, एटीपी और NADPH। थोड़ी देर में When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron। तो ये cyclic photophosphorylation की बात हो रही है, उसमें सिर्फ कौन इन्वॉल्व होगा, PS1। कौन इन्वॉल्व होगा, बस PS1 इन्वॉल्व होगा। A possible location where this could be happening is in the stroma lamellae। ये कहाँ पे होता होगा, स्ट्रोमा लैमेले में। कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा लैमेले में होगा। while the membrane और लैमेले, अच्छा वो कहाँ पे हो रहा था, स्ट्रोमा में भी और थैलेकोइड में भी, दोनों में प्रेजेंट था। कौन, PS1 था दोनों में, और PS2 कहाँ पे था, स्ट्रोमा में था। अब मैं ये पूछ रही हूँ साइक्लिक और नॉन साइक्लिक कहाँ पे हो रहा है, जैसे जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी वहां पे नहीं बताया था कि वो किसके साथ अटैच्ड है, वाटर की स्प्लिटिंग PS2 के साथ अटैच्ड है ना। देखो जो हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें PS2 भी इन्वॉल्व है और PS1 भी इन्वॉल्व है। अब PS2 तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, है ना, यही बताया था ना, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है उसकी इनर साइड पे। और PS1 कहाँ होता है, स्ट्रोमा में भी और थैलेकोइड में भी। तो मतलब अगर नॉन साइक्लिक वाले की लोकेशन पूछे तो वो तो दोनों जगह हो रहा है ना, दोनों जगह। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से तो गए थे, ये कहाँ पे प्रेजेंट था, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। और फिर लास्ट में जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स था जहां से एटीपी का सिंथेसिस पड़ा था वो कहाँ पे प्रेजेंट था, F0 F1 स्ट्रोमा में। F0 F1 कहाँ पे था, स्ट्रोमा में प्रेजेंट था, है ना। तो इसमें दोनों इन्वॉल्व है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन भी और स्ट्रोमा भी, ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। इसमें क्या होगा, लोकेशन क्या है इसकी, स्ट्रोमा लैमेले। साइक्लिक वाला कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा लैमेले में होगा। कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा लैमेले में होगा। While the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membrane lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल ध्यान से समझना। जो मेम्ब्रेन होगी या लैमेले होगा ग्राना का, उसके पास तो PS1 भी होगा और PS2 भी होगा। लेकिन जो स्ट्रोमा लैमेले है उसके पास सिर्फ और सिर्फ होगा PS1। क्या होगा, सिर्फ PS1, उसके पास PS2 नहीं है। क्या कह रहे हैं हम, ग्राना है, ग्राना की जो मेम्ब्रेन है या ग्राना का जो लैमेले है उसके पास PS2 भी है और PS1 भी है ना। लेकिन जो स्ट्रोमा लैमेले है उसके पास सिर्फ और सिर्फ है PS1। क्या है, सिर्फ PS1, PS2 उसके पास नहीं है। और साथ में इसके पास एक एंजाइम एब्सेंट होता है, उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। क्या है एंजाइम का नाम, देखो पहले नॉन साइक्लिक वाले का बताना। नॉन साइक्लिक में जो तुम्हारा यहाँ पे PS1 प्रेजेंट था, PS1 से इलेक्ट्रॉन गए थे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास,
और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन किसने लिए थे? नहीं, PS1 के बाद बोल रही हूँ। फाइनल बताओ, फाइनल NADP प्लस ने, किसने लिए थे? NADP। इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है इसका? रिडक्शन। अब इसके लिए एक एंजाइम लगता है, उस एंजाइम का नाम है NADP रिडक्टेज। क्या है एंजाइम का नाम? NADP रिडक्टेज। तो ये एंजाइम नॉन साइक्लिक वाले में तो प्रेजेंट है, तभी तो क्या बना है? NADPH प्लस H पॉजिटिव। पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बताओ, वहां पे NADPH और H पॉजिटिव बना था? साइक्लिक वाले में नहीं बना था ना, सिर्फ और सिर्फ क्या बना था? ATP। सिर्फ क्या बना था? ATP। यानी साइक्लिक वाले में NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि जो हमारा ग्राना का लैमेले है या ग्राना की मेम्ब्रेन है उसमें PS1 भी होगा और PS2 भी होगा, पर जो स्ट्रोमा का लैमेले है उसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है, PS2 उसमें नहीं होता। ठीक है, और उसके अंदर NADP रिडक्टेज एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं होगा। अब वो एंजाइम नहीं है तो NADPH प्लस H प्लस वहां पे नहीं बनेगा। नहीं आई ये बात समझ? आगे the excited electron does not pass on to NADP plus but it is cycled back to the PS1 complex through electron transport chain। ठीक है, तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन गए वो इलेक्ट्रॉन कहां तक चले गए थे? ETS तक चले गए थे, वहां पे बन गया था ATP। अब वो इलेक्ट्रॉन जैसे नॉन साइक्लिक में फाइनली NADP प्लस के पास जा रहे थे, यहाँ वो इलेक्ट्रॉन फाइनली NADP प्लस के पास नहीं जाएंगे, वापस से कहाँ आ जाएंगे? PS1 में। वापस से कहाँ आ जाएंगे? PS1 में। ठीक है, the cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP but not NADPH plus H plus। तो यहाँ पे साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? NADPH plus H plus, सॉरी ATP बनता है, सिर्फ NADPH plus H plus नहीं बनता। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब कितनी वेवलेंथ की लाइट पड़ेगी? 680 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है साइक्लिक में? रोकना इसको, यहाँ 680 क्यों लिख दिया इन्होंने? अच्छा बियॉन्ड। देखो पलक के लिए तालियां। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट पड़ेगी। अगर 680 नैनोमीटर से कम की लाइट होगी तो ये PS1 एक्साइट नहीं होगा, क्योंकि PS1 सिर्फ कब एक्साइट होता है? जब 700 की पड़े। मतलब लाइट कितनी पड़नी चाहिए? 680 से ज्यादा होनी चाहिए, 680 से कम या 680 नहीं होनी चाहिए, तभी होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट बात है ना, बस वो बता दो। देखो नॉन साइक्लिक में क्या क्या इन्वॉल्व है, डिफरेंस बता दो पूरा। ये नॉन साइक्लिक और इधर साइक्लिक, सारे बोलना। बताओ नॉन साइक्लिक में कौन कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है? पहले कौन आएगा? PS2। फिर कौन आएगा? PS1। जबकि साइक्लिक में सिर्फ इन्वॉल्व है PS1 इन्वॉल्व है। ठीक है, अब PS2 कितने वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है? 680। और PS1 700 की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। यहाँ भी PS1 कितनी को ऑब्जॉर्व करेगा? 700 को ऑब्जॉर्व करेगा। पर एनसीईआरटी ने जो लाइन लिखी है ना बियॉन्ड 600, उसको ऑप्शन में देख के गलत मत टिक कर देना कि 680 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। ठीक है, पहले देख लेना कौन सा वर्ड लिखा हुआ है बियॉन्ड, तो या तो 700 होगा ऑप्शन में या होगा बियॉन्ड 680। ठीक है, उसके बाद नॉन साइक्लिक के प्रोडक्ट बताओ क्या क्या थे? एक तो बना था ATP और एक बना था NADPH प्लस H प्लस। ठीक है, साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या बना? ATP बना, NADPH नहीं बना। क्यों नहीं बना NADPH? NADP रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे नहीं था। ठीक है, अब
नॉन साइक्लिक में बताओ, यहाँ पे हाँ वाटर की स्प्लिटिंग हुई नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में वाटर की स्प्लिटिंग हुई, पर साइक्लिक में कोई भी वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस से आ जा रहे, साइक्लिक है ना। अब नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है? NADP प्लस। यहाँ इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है? NADP प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन है? वापस से कहाँ पे आ रहे हैं? PS1 के पास। तो यहाँ फाइनल एक्सेप्टर कौन है इलेक्ट्रॉन का? PS1 ही है, फाइनल इलेक्ट्रॉन वहीं आ गए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रिप्लेसमेंट की जरूरत है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ? पानी ले आओ।